कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का बहुत बेहतरीन कॉमिक्स महामानव भाग 1। दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है। ध्रुव के पास कोई भी सुपर पावर नहीं, फिर भी बड़े बड़े सुपर विलेन को हरा देता है। जो 90 के दशक में बच्चे थे उन्हें ये बात मालूम होगी, तो फिर इतना सुन लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। मनुष्य अपने अधिक विकसित दिमाग के कारण ही पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जीव है, लेकिन यह विकास अभी रुका नहीं है। समय के साथ साथ मनुष्य का दिमाग और भी विकसित होता जा रहा है, और इसी विकास की अंतिम सीढ़ी है महामानव, जो अपनी मानसिक शक्तियों से मौसम को बदल सकता है, तारों को हिला सकता है और किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में ले सकता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे वश में है लटके, और बिना मेरी इजाजत के तुम पलके तक नहीं झपका सकते हो। ओह, ये सच कह रहा है। मेरा पूरा बदन जड़ हो गया है। आज मेरा दिमाग मेरा ही कहना नहीं मान रहा है। संसार का सबसे वीरान इलाका अगर कोई है तो वह है उत्तरी ध्रुव का बर्फीला इलाका, लेकिन अब यहाँ की अनछुई बर्फ पर भी मानव के पैरों की छाप पड़ने लगी है, और इन पैरों में भारतीय पैर भी शामिल है। हमारे नए स्टेशन के लिए ये स्थान कैसा है नारायणन? बहुत अच्छा। ये स्थान थोड़ी ऊंचाई पर भी है कैप्टेन सिंह, इससे हमको दूर दूर तक सर्वेक्षण करने में काफी आसानी रहेगी। लेकिन ये देखिए कैप्टेन, ये तो ग्रेफाइट है, यानी ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा। हाँ सर, मेरा ख्याल है कि इस समय हम एक मृत ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। तुम ठीक कह रहे हो राघव, लेकिन ये ज्वालामुखी अब मर चुका है। दोबारा इसके फट पड़ने की संभावना शून्य है। हम अपना स्टेशन यहीं पर बनाएंगे, और शीघ्र ही ऐसी टिलीन टॉर्चों की तेज गर्मी बर्फ को तेजी से पिघलाने लगी। बर्फ की कठोर सतह पर लोहे के गर्द गाड़ने के लिए गड्ढे बनने लगे, और तभी पूरी जमीन हिल उठी। यह क्या, भूकंप तो नहीं आ रहा है? लेकिन आने वाली मुसीबत भूकंप जितनी मामूली नहीं थी। इस मुसीबत का एक सिर था, और साथ में पूरा शरीर भी। हे भगवान, अब तू ही रक्षा करना। लेकिन कैप्टेन सिंह, ये तो एक मांसाहारी डायनासोर है, टायरेनोसोरस रेक्स। लेकिन ये यहाँ। राघव, तुरंत संदेश भारत भेजो। इसके आगे कैप्टेन सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला, और न ही नारायणन को। हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहां पर एक डायनासोर टायरेनोसोरस को अपनी सदियों पुरानी भूख शांत करनी थी, और राघव के पास अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। भूख शांत हो जाने के बाद भयानक डायनासोर एक तरफ बढ़ा, और दो पैरों के पास पहुंचकर पालतू कुत्ते की तरह शांत हो गया। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर राजनगर के कमांडो हेडक्वार्टर में। कैप्टन, हमारे ट्रांसमीटर पर कोई अजीब सा संदेश आ रहा है क्या? सुनो, हमारा ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर संदेश दोबारा सुना रहा है। हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहाँ पर एक डायनासोर। और आज के युग में इसका क्या मतलब हो सकता है? ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है करीम। नॉर्थ पोल मिशन के हेडक्वार्टर पहुंचकर सब 1 मिनट में समझ आ जाएगा। और वैसे भी उन तक ये मैसेज तुरंत पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और लगभग आधे घंटे बाद, हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहां पर एक डायनासोर। बस हमारे ट्रांसमीटर ने इतना ही संदेश ग्रहण किया है सर। ये संदेश तो हमारे ट्रांसमीटर पर भी आया है, और यह हमारे नॉर्थ पोल मिशन के रेडियो मैन राघव की आवाज है। लेकिन इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? डायनासोर और इस युग में, ये तो असंभव है। बात तो सही है सर, जहां तक मैं जानता हूं
डायनासोर आज से 150 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। हाँ, और वे सारे के सारे अचानक ही खत्म हो गए। क्यों और कैसे, यह कोई नहीं जानता। इस संदेश से यह भी साफ है कि हमारा पूरा अभियान दल किसी भयानक विपत्ति में घिरा हुआ है। उनको तुरंत मदद पहुंचानी बहुत जरूरी है और किसी भी सहायता दल को तैयार करने में वक्त लगेगा। सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं तुमसे यही कहना चाहता था ध्रुव, पर यह जानते हुए भी कि वहां पर जान का खतरा हो सकता है, तुम जाने को तैयार हो? सर, मैं सिर्फ उन जगहों पर ही जाना पसंद करता हूं जहां पर जान का खतरा हो, और किसी जगह पर मेरा क्या काम। मैं जानता हूं ध्रुव कि अगर कोई यह काम कर सकता है तो वह तुम हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुरंत एक रिलीफ प्लेन का इंतजाम करता हूं। और शीघ्र ही ध्रुव अपने फर्ज को निभाने के लिए पृथ्वी के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ चला, जहां पर दूर दूर तक बर्फ के ठंडे सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। डायरेक्टर साहब के अनुसार तो अभियान दल को यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, वे रहे उनके उपकरण, मुझे भी प्लेन को यहीं उतारना चाहिए। लेकिन ध्रुव को प्लेन उतारने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। यह क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से रिलीफ प्लेन को डायनासोर्स के बढ़ते जबड़े से बचाया, लेकिन डायनासोर की पूंछ पर उसका ध्यान नहीं था। हवाई जहाज के पीछे एक जबरदस्त टक्कर लगी। हवाई जहाज कुछ क्षणों के लिए ध्रुव के नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन उसने शीघ्र ही प्लेन पर काबू पा लिया। इस पर तो पिस्तौल की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। मैं इस दुर्लभ जीव को खत्म करना तो नहीं चाहता, लेकिन बिना इसको खत्म किए मैं अभियान दल की तलाश करने के लिए उतर भी तो नहीं सकता। ध्रुव ने रिलीफ प्लेन का रुख सीधे डायनासोर की तरफ मोड़ दिया। रिलीफ प्लेन तेजी से डायनासोर की तरफ बढ़ा और उसी क्षण ध्रुव प्लेन से बाहर कूद पड़ा, लेकिन न जाने कैसे डायनासोर तक पहुंचने से पहले ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ध्रुव के सामने साक्षात मौत खड़ी थी और उससे बचने का शायद कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास कायम रखे। अब मुझको सिर्फ लोहे का ये रस्सा ही बचा सकता है, जिसका प्रयोग शायद यहां पर स्टेशन बनाने में किया जाने वाला था, लेकिन अब यह मेरी जान बचाने में काम आएगा। ध्रुव की शक्तिशाली बाहों ने लोहे के रस्से को डायनासोर की गर्दन तक उछाल दिया और फिर रस्से के दूसरे छोर को पकड़कर ध्रुव का बदन हवा में उछला। उसका सर्कस में सधा हुआ शरीर फिरकी की तरह हवा में घूमने लगा और भयानक डायनासोर टायरेनोसॉरस की गर्दन एक मजबूत शिकंजे में कसने लगी। उसका दम घुटने लगा। आखिरकार उसके कांपते पैरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और डायनासोर का विशाल शरीर एक कटे हुए वृक्ष की तरह बर्फ पर आ गिरा। लगता है कि यह बेहोश हो गया। मेरी योजना सफल रही। इससे पहले कि यह बदसूरत होश में आए, मुझे इसको बांध देना चाहिए। और तभी, शाबाश मानव, आज तुमने मुझे वो दृश्य दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यह क्या? ऐसा लगता है मानो कोई मेरे दिमाग के अंदर से बोल रहा हो। तुमको ठीक महसूस हो रहा है मानव? तुम इसको टेलीपैथी या मानसिक संपर्क कहते हो। अपने पीछे मुड़कर देखो। ध्रुव मुड़ा और वो आश्चर्य से जड़ हो गया। तुम कौन हो? आप बोलो मानव। अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, खास तौर से उसकी जो तुमसे लगभग 200 करोड़ साल बड़ा है। 200 करोड़ साल? आश्चर्य मत करो, मैं मनुष्य का भविष्य हूं। मनुष्य आज से करोड़ों साल बाद मुझ जैसा ही दिखेगा। लेकिन मेरा मतलब आप यहाँ कैसे आए? यानी आप समझे न? हाँ, लेकिन मैं तो यहां पर हमेशा से था। आए तो तुम मानव हो। वैसे मेरे जन्म की बात बहुत पुरानी है, अब तो ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई ही थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे।
यानी कि सारी जमीन एक ही स्थान पर थी। सूर्य उस वक्त आज की तुलना में दोगुनी तेजी से चमकता था। पृथ्वी पर वायुमंडल भी बहुत पतला था। इसी कारण सूर्य की जीवनदायी किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह से पहुंचती। सूर्य की इन रहस्यमय जीवनदायी किरणों के कारण पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैंने अपना जीवन एक अकेली कोशिका से शुरू किया था, जो न जाने कैसे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई थी। सूर्य की किरणों से हर दिन मुझ में इतना परिवर्तन हो जाता था, जितना आज शायद 1 लाख वर्षों में भी न होता। न जाने कितने चरणों से गुजरकर मैं आखिरकार मानव रूप में पहुंचा। लेकिन मेरा विकास यहीं समाप्त नहीं हुआ। मेरा मस्तिष्क विकसित होता ही चला गया और आखिरकार मुझ में इतनी मानसिक शक्तियां विकसित हो गई कि मैं यहां पर बैठे बैठे एक सितारे को भी मानसिक तरंगों से नष्ट कर सकता था। लेकिन चूंकि मेरा विकास बर्फीले प्रदेश में हो रहा था, इसीलिए मुझसे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मी मेरे दिमाग पर बेहोशी का असर कर देती है। इसीलिए मुझे पृथ्वी के गर्म प्रदेशों में विकसित हो रहे प्राणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल जब मेरा विकास ध्रुव प्रदेश में हो रहा था, उस वक्त सूर्य की किरणें गर्म प्रदेशों में भीमकाय जानवर पैदा कर रही थी। वे जानवर जिनको तुम डायनासोर कहते हो, और जब तक मुझे इस बात का ज्ञान होता, ये जीव पूरी पृथ्वी पर छा चुके थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके जैसे कीड़े पृथ्वी पर पनपे, क्योंकि पृथ्वी मेरा घर थी। और अपनी जैसी प्रजाति को विकसित करने के लिए मुझे पूरी पृथ्वी की जरूरत थी। इसीलिए मैंने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म करने की ठानी। ये काम मेरे लिए मामूली सा था। चूंकि सारे डायनासोर गर्म प्रदेश के प्राणी थे, इसीलिए उनसे ठंड सहन नहीं होती थी। ये सोचकर मैंने अपनी मानसिक तरंगों की मदद से पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढकने की योजना बनाई। मैंने अपनी मानसिक तरंगों को केंद्रित किया और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। डायनासोर बिलबिलाकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन वे जहां पर भी जाते, उनको बर्फ ही बर्फ मिलती। वे सब कीड़ों की तरह एक एक करके मरने लगे और आखिरकार पृथ्वी साफ हो गई। मैं जानता हूं इस युग को हम लोग हिमयुग या आइस एज कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? तभी एक दिन मुझको बर्फ में दबा एक गोला दिखाई पड़ा। मुझ में ये जानने की उत्सुकता हुई कि यह क्या है। मैंने उसे उठा लिया और यही मुझसे गलती हो गई। वो गोला वास्तव में एक टाइनोसॉरस का अंडा था, जो न जाने कैसे जिंदा बच गया था और भटकते भटकते उत्तरी ध्रुव तक आ पहुंचा था। वो मुझको अंडा उठाते देखकर मुझ पर तेजी से लपका और इससे पहले कि मैं अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर पाता, मुझे एक जोरदार टक्कर लगी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। इसीलिए मैं मानसिक तरंगों को हमले के लिए फोकस नहीं कर पाया और अपने बचाव में भागा और घबराहट में एक बड़े से गड्ढे में आ गिरा। बदकिस्मती से वो गड्ढा एक ज्वालामुखी का मुहाना था। मुझ पर सिर की चोट और तीव्र गर्मी के कारण बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोश होते होते भी मैंने अपने आप को मानसिक तरंगों के गोले में धक लिया। इस पूरी घटना के दौरान वो अंडा मेरे हाथ में ही था और फिर मैं करोड़ों साल के लिए सो गया। इस दौरान यह अंडा भी फूट गया और डायनासोर अपनी नींद में ही बढ़ता गया। मेरी नींद करोड़ों साल बाद तब टूटी जब 3 मानवों ने ज्वालामुखी के मुहाने पर जमी बर्फ में गड्ढा किया और उनको डायनासोर ने खा लिया। हे भगवान, और तुमने उन लोगों को बचाने की कोशिश तक नहीं की? क्या जब कोई छिपकली कीड़े को खा रही होती है, तब तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो? यानी तुम्हारी नज़र में हम मानव कीड़े हैं। याद रखो कि तुम भी मानव ही थे। तुम मानव भी तो कभी बंदर थे। लेकिन फिर भी तुम लोग बंदरों को मारने में कोई बुराई नहीं समझते। अच्छा रहने दो। बस ये बताओ कि तुम्हारे जैसा तीव्र विकास सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों हुआ?
पृथ्वी के अन्य भागों में ये विकास धीरे क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पूरे 6 महीने तक दिन रहता है, मूर्ख, और उस वक्त सूर्य की लगातार 6 महीने तक पड़ने वाली किरणें विकास की गति को लाख गुना बढ़ा देती थीं। इसीलिए मेरा विकास इतनी तेजी से हुआ। लेकिन मेरी बेहोशी के दौरान पृथ्वी पर पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे, तरह तरह की गैसें वायुमंडल में शामिल होने लगी, वायुमंडल घना होने लगा। और अब तो हालत ये हो गई है कि सूर्य की उन जीवनदायी किरणों का 99% भाग तो वायुमंडल के पार आ ही नहीं पाता है। इसीलिए आज मनुष्य का विकास बहुत धीरे हो रहा है, पर अब मैं आ गया हूं तो मानवों को चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मानसिक शक्तियों से वायुमंडल को फिर से इतना हल्का कर दूंगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें फिर से पूरी तरह से आ सकें, ताकि विकास की गति फिर से तेज हो सके। लेकिन इससे तो हम मनुष्य दम घुटकर मर जाएंगे। मर जाने दो, जो भी प्रगति की राह में रोड़े अटकाएगा उसे मरना ही पड़ेगा। पर एक बात बताओ, मैंने अब तक जो कुछ देखा है उससे तो यही पता लगता है कि मनुष्य ज्यादा ठंड नहीं सह सकते हैं, लेकिन तुम इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के कैसे खड़े हो? यह मेरी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और लक्स कोजी का कमाल है। लेकिन ये बात तो तुम मेरे दिमाग में पढ़ सकते थे। नहीं, मैं सिर्फ वही विचार पढ़ सकता हूं जो तुम सोचते हो। चूंकि इस वक्त तुम ये बात नहीं सोच रहे थे, इसीलिए मैं यह नहीं पढ़ पाया। लेकिन बस, अब बातें बहुत हो गई। मेरी मानसिक तरंगों ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लिया है। अब मैं तुमको वहां भेजता हूं जहां से पूरी पृथ्वी को मेरे जागने की सूचना मिल जाएगी। लेकिन कैसे? मेरा हवाई जहाज तो नष्ट हो गया है। मैं तुमको उन मानसिक तरंगों द्वारा ही भेजूंगा जिनसे मैंने तुम्हारा यान नष्ट किया था। और अगले ही पल ध्रुव को अपने जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने अपने आप को समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ पाया।